हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जो यूपी टेट का 2018 का जो पेपर है यानी प्राइमरी लेवल का, उसका ये भाग 3 है। यानी कि ये जो वैकल्पिक भाषा आपकी अंग्रेजी होती है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये पूरा सॉल्व है और ये पूरा सोल्यूशन है। तो आपको हम पूरा सोल्यूशन देंगे पूरा पेपर। और ऐसे ही जो अगला पेपर होने वाला है आपका 2021 में, तो ये इसी मॉडल पे आधारित होगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आपको अंत में वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताना। और आप अगर और वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यानी यूपी टेट 2018 का है पेपर है और भाग 3 है। जो हमारी जो वैकल्पिक लैंग्वेज होती है, यानी कि हिंदी जो कंपलसरी है वो हमने पहले से ही अपलोड कर रखी है वीडियो, और इसमें हम बात करेंगे अंग्रेजी की जो वैकल्पिक भाषा है। तो क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, यानी कि इन वर्ड में जो है कौन जो है क्या है, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। तो डॉग मीन्स कुत्ता होता है, एक वचन है। फॉक्स मीन्स लोमड़ी, एक वचन है। गोट मीन्स बकरी, एक वचन। तो माइस दिया है, तो जो माइस है ये क्या है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल वर्ड है। तो क्योंकि जो है इट कंसिडर्ड दैट होल कम्युनिटी ऑफ रैट्स वाइल्ड डॉग फॉक्स एंड गोट आर सिंगुलर वर्ड, यानी कि माइस नहीं है, अगर माउस होता तो सिंगुलर नंबर हो जाता। तो ये क्या है, माइस है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लूरल नंबर। तो ऐसे ही प्रश्न जो आते हैं आपके पेपर में, तो इसको अंत तक देखना वीडियो को। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 61 हो गया। इसके बाद है 62 नंबर प्रश्न है। 62 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वर्ड जो है सिंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। डॉग्स प्लूरल नंबर है, एस लगा है। मैथमेटिक्स, कैट्स और कार्स, तो इसमें जो है कैट्स है बिल्लियाँ, एस लगा है। कार्स बहुत सारी कार्स हो जाएंगी तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप अगर देखेंगे तो मैथमेटिक्स, यानी कि ये जो है इसमें जो है क्या है, व्हेन वी यूज एस आफ्टर नाउन इट बिकम्स प्लूरल एज डॉग्स कैट्स एंड कार्स, बट मैथमेटिक्स इटसेल्फ अ कंप्लीट सिंगुलर वर्ड, यानी कि मैथमेटिक्स स्वयं में क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर शब्द है, एक वचन शब्द है, ये स्वयं में है। तो बाकी इनमें क्या है, जब हम क्या करते हैं कि एस यूज़ करते हैं नाउन के बाद तो वो क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। तो कह रहा है कि ईच सब्जेक्ट नेम इज ऑलवेज इन सिंगुलर, बाकी इसमें जितने हैं वो प्लूरल नंबर हैं। और ऐसे सब्जेक्ट नेम जो भी सब्जेक्ट नेम होते हैं, यानी कि विषय के जो नाम होते हैं इंग्लिश में, वो सभी क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं, एक वचन होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज एन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस सेंटेंस कौन सा है इसमें। यानी ही वाज, यानी एक्टिव पैसिव होता है, तो ही वाज आस्क्ड टू कीप ए क्वाइट। या दूसरा दिया है अ हाउस वाज बॉट फॉर 50 lakhs, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम और ही वाज हिट बैडली। तो इसमें पूछ रहा है कि एक्टिव वॉइस कौन है। तो एक्टिव वॉइस कौन है, तो एक्टिव वॉइस है कि आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम। कैसे, देखो कि दिया है कि आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, एक्टिव वॉइस दिया है। और एक्टिव वॉइस होती क्या है कि एक्टिव वॉइस इज अ स्पीच ऑफ एनी पर्सन ऑन थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन, यानी कि फर्स्ट, एंड विच कैन टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम, यानी कि एक कर्ता होता है और एक कर्म होता है, ऑब्जेक्ट के लिए वो कहता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। तो आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आई जो है इन द सेंटेंस परफॉर्मिंग द एक्शन, यानी आई क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, और हिम इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नहीं हिम इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हिम को क्या कर रहा है, वो आई रिक्वेस्टेड हिम, मैं उससे क्या कर रहा हूँ, क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ टू कम इन टाइम, कि वो समय पर आए। तो यहाँ पर आई जो है क्या है, सब्जेक्ट है, और हिम जो है क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि उससे कह रहा है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है एक्टिव वॉइस हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस। देखो वहाँ पर एक्टिव दिया था और यहाँ पर पैसिव दिया है, तो कौन सा पैसिव हो जाएगा। प्लीज माइंड योर बिजनेस, आई केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग, ही वॉज असिस्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। और अगला है दे केम लेट एंड लॉस्ट द मैच। तो इसमें जो है पूछ रहा पैसिव वॉइस कौन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है पैसिव वॉइस, तो ही वॉज असिस्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स।
तो आप अगर जनरली देखेंगे तो बाई लगा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस वैसे भी अगर ये नॉर्मली वैसे कोई रूल नहीं होता है, तो ये बाई जो लगा होता है इसको हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो अगर दिया है कि ही वाज असिस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस होता क्या है कि पैसिव वॉइस इज द स्पीच ऑफ एनी पर्सन और थिंग्स वेयर ऑब्जेक्ट एक्सप्रेसेस द थीम ऑन पेशेंट ऑफ द मैन, वर्ब एंड सब्जेक्ट अंडरगोज द एक्शन और हैज इट्स स्टेट चेंज्ड। तो ये जो है पैसिव वॉइस होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो आप ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो है परफॉर्मिंग एक्शन है, और ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस क्या होगा इसमें कि आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट असिस्टेड हिम, ये इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, और वो जो दिया है ऑप्शन में वो उसका हो जाएगा पैसिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस का अगर एक्टिव पूछ लिया गया तो उसका हो जाएगा आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट असिस्टेड हिम, ये हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस। अगला प्रश्न देखते हैं कि दैट इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग। In the above sentences, what is the status of the two these s का। तो इसमें स्टेटस पूछ रहा है, क्या है ये एस, क्या है, वर्ब है, नाउन है, कंजंक्शन है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो क्या है यहाँ पे, तो ए जो दिया है ए एन दी, ये क्या होते हैं, ए आर्टिकल होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं। तो जो ए होता है वो यूज होता है जो है आपके साथ जो क्या कॉन्सोनेंट होते हैं, और ये वॉवेल के साथ यूज होता है। तो कह रहा है कि वेयर ए इज यूज बिफोर द वर्ड्स विच स्टार्ट द कॉन्सोनेंट, यानी कि वहाँ पर जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं ऐसे वर्ड, तो उनके साथ हम ए लगाते हैं। और एन कहाँ लगाते हैं, एन इज यूज बिफोर द वर्ड विच स्टार्ट टू वॉवेल, यानी कि 5 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये सॉरी वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल होते हैं, बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कह रहा है जो एन का यूज होता है वो इन 5 अक्षरों से जो भी वर्ड शुरू होगा उससे पहले हम एन लगाएंगे। अगर कोई ऐसा शब्द है, वर्ड है जिसका पहला अक्षर जो है इन 5 वॉवेल से शुरू हो रहा है तो उसके पहले हम एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसके पहले ए लगाएंगे, ठीक है। और फिर क्या है, दी इज यूज्ड फॉर डेफिनेट आर्टिकल, और दी का यूज डेफिनेट आर्टिकल में करते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न जो हैं अच्छे से हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि 66 नंबर है कि दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडियंट। फिर कह रहा है कि इन दी अबव सेंटेंसेस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पर जेंडर बताना है कि जेंडर कौन सा हो जाएगा। देखिए जेंडर कितने होते हैं, तो जेंडर होते हैं फेमिनाइन, मस्कुलाइन और कॉमन जेंडर। तो इसमें कौन सा जेंडर हो जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, तो ना तो फेमिनाइन जेंडर होगा और ना ही मस्कुलाइन जेंडर होगा, तो ये दोनों होंगे नहीं। अब बचा गया नन ऑफ द अबव, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर होता है जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया है कि एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दिया है कि अ टाइप ऑफ जेंडर दैट डील्स होल कम्युनिटी इंक्लूडिंग मेल और फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, यानी तीनों आ जाते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ये तीनों किस में आते हैं, कॉमन जेंडर में आ जाते हैं। तो अगला है कि दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसोबीडियंट, मतलब दीज स्टूडेंट्स हेयर दीज स्टूडेंट्स कंटेंड मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर टुगेदर, यानी कि अगर स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा कॉमन जेंडर। ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि दिया है कि इन दी सेंटेंस ही वाज गोइंग अलोंग द रोड, पॉइंट आउट द सेंटेंस, ही वाज गोइंग अलोंग द रोड। तो इसमें पूछ रहा कि कौन सा टेंस है। तो पहली चीज़ तो ये अगर वाज देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि पास्ट टेंस है। तो फिर कह रहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये आईएनजी किस में होती है, तो ये जो वाज वर्ब होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो वो हो जाता है क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो अगर इसका रूल्स देखेंगे तो रूल्स दिया है यहाँ पे, थोड़ा जूम करते हैं, हाँ जो रूल दिया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसको हम इसी जो फार्मूला दिया है इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम इसको बनाते हैं, तो हो जाए ही वाज गोइंग अलोंग द रोड इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर है 68 नंबर प्रश्न दिया है कि लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। तो ये इंग्लिश पेडागोजी से है कि लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, जो हम भाषा की शुरुआत करते हैं, सीखने की शुरुआत भाषा की कहाँ से करते हैं? तो क्या लिखने से तो नहीं करते, लिखने से शुरुआत बच्चा बचपन लिखने से लिख तो अच्छे से पाता ही नहीं है, और रीडिंग पढ़ तो पाता ही नहीं है, स्पीकिंग इस बोल भी अच्छे से नहीं पाता, तो क्या करता है? लिसनिंग। तो वो भाषा कहाँ कैसे सीखता है? बचपन में छोटा बच्चा होता है वो कैसे सीखता है? तो सुन के। नहीं, लिसनिंग जब होती है, जब वो सुनता है तभी उस लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाता है, तो सीखना स्टार्ट करता है वो। तो क्या है? लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग व्हेन चाइल्ड लिसन वर्ड। जब बच्चा वर्ड को सुनता है, शब्दों को सुनता है, ही एज्यूम द प्रॉपर नेम ऑफ पार्टिकुलर थिंग, नाउ ही गेट्स स्टार्ट लैंग्वेज लर्निंग। तो वहाँ पे क्या करता है बच्चा? जब वर्ड सुनता है तब उसे जो है, तभी उसकी जो शुरुआत होती है लैंग्वेज लर्निंग की शुरुआत सुनने से होती है। तो इसका जो है सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ पोइट्री रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। तो इसका जो क्या है हो जाएगा कि मेन पर्पज क्या है पोइट्री का रेसिटेशन का, पोइट्री पढ़ने का इन लैंग्वेज क्लासरूम, क्लास में। तो कह रहा है टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। क्या जो है कविताएं हैं उसका बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक बैकग्राउंड, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखना है, या फिर इंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम, या फिर गिव देयर ओपिनियन अबाउट पोएम, या टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज वर्क। तो इसमें जो इसका मतलब जो होता है वो पोइट्री का जो पढ़ने का मतलब होता है, सुनाने का मतलब होता है क्लासरूम में, तो होता है फॉर द स्टूडेंट क्लास 1st to 5th के लिए। टीचर विश ओनली टू हिज स्टूडेंट टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट दी पोएम। यानी बच्चों का क्या करते हैं? इंजॉय यानी कि आनंद के लिए, और अप्रिशिएट उनको प्रेरित करने के लिए जो है पोएम को कक्षा 1 से जो 5 तक के बच्चे होते हैं उनके लिए टीचर ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी, टू इंजॉय एंड अप्रिशिएट दी पोएम, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। इस फिल इन द ब्लैंक्स को करेक्ट आर्टिकल दिए हैं, इसमें फिल करना है आपको। तो दिया है यस्टरडे आई सा। यस्टरडे आई सा क्या है कि क्या है? यूरोपियन राइडिंग ऑन द एलिफेंट। तो इसमें है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा एन, हो जाएगा एन एलिफेंट, यहाँ पर एन हो जाएगा, ई है तो यहाँ पर ई दिया है, और यहाँ नाम दिया है। तो यहाँ जो दिया है कि यस्टरडे आई सा आ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। तो ई क्या है यहाँ पे? ये वॉवेल बट आर्टिकल डीज आ, बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन द करेक्ट कंसिडर हिंदी वर्ड यू। तो बट एलिफेंट डील एन दी रूल ऑफ आर्टिकल। तो इसमें जो है यहाँ पर ई तो दिया है लेकिन यहाँ पर एन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स दिया है देखो बहुत अच्छे से समझाया गया है इसको। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, और यहाँ ये वॉवेल है तो यहाँ पर एन का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी ए और एन, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो देखते हैं कि प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी। तो अगर डिस्क्राइब कर रहा तो अबाउट का कोई औचित्य नहीं या लगाने का। प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी। आगे देखते हैं प्लीज़ डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी। डिस्क्राइब करना है तो ऑफ का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। फिर है प्लीज़ डिस्क्राइब टू भी यहाँ आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे कंजंक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है प्लीज़ डिस्क्राइब दी स्टोरी, ये जो है इसका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेयर डिस्क्राइब कंटेन नो प्रीपोजिशन, यानी कि जो डिस्क्राइब है ये किसी भी प्रीपोजिशन को, प्रीपोजिशन का ये मानी कि सभी प्रीपोजिशन का स्वयं काम कर रहा है, तो इसके लिए कोई प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं। सो डिस्क्राइब अबाउट, डिस्क्राइब टू और रॉन्ग, तो यहाँ बाकी रॉन्ग है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है बी जो है इसका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन अ प्राइजनर वाज एक्यूज्ड डैश डैश मर्डर। तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज होगा तो क्या होगा? इन सेंटेंस द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन इज ऑफ, यानी कि अ प्राइजनर वाज एक्यूज्ड क्या हो जाएगा? ऑफ मर्डर। किसके उसमें फंसा है? तो ऑफ, यानी कि मर्डर के केस में गया है, दोषारोपण करना। तो यहाँ पर एक्यूज्ड दोषारोपण है किसके? मर्डर के केस में, वो अंदर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑफ का ऑफ जो है प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज किया जाएगा। आगे देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स होता है भोला भला। इनोसेंट क्या होता है? बेकसूर या भोला भाला होता है। तो इसकी एंटोनिम शुभ रहा, एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा?
तो विलोम शब्द क्या क्लेवर होगा? चतुर? नहीं, ये भी नहीं होगा। इग्नोरेंट? ये भी नहीं होगा। एक्टिव? सक्रिय? क्या ये भी होगा? डी गिल्टी, यानी कि इनोसेंट मीन्स होता है भोला भाला या बेकसूर। इसमें जो डी है गिल्टी, गिल्टी मीन्स अपराधी, तो ये भोला भाला हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा अपराधी हो जाएगा गिल्टी। और क्लेवर का मतलब होता है चालाक, और एक्टिव मतलब क्या होता है? सक्रिय, और इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी या अनभिज्ञ। ये दिया, तो इसमें जो है आपको इनकी अगर वर्ड मीनिंग पता है तो आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, अच्छे से आप आंसर को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं कौन सा आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दिस सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट, यानी सिग्निफिकेंट की जो है सिनोनिम क्या होगी? यानी कि सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो दिया है इम्पॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आइए इसका जो है देख लेते हैं क्या दिया है कि जो करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट नंबर डी जो है इम्पॉर्टेंट हमने बात की थी, तो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण होता है। सॉरी एक मिनट रुक जाओ भाई। तो सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्व, और उसके बाद इसका दूसरा सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। बाकी प्रोमिनेंट का मतलब होता है विशिष्ट या सुस्पष्ट। एफिशिएंट मतलब होता है कुशल या सक्षम, और मैग्निफिसेंट मतलब होता है भव्य या शानदार होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप जो है पिछले ईयर्स के जितने भी जो अब यूपी टेट के प्रश्न हैं क्या है, हाँ प्रश्न पत्र हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप उनमें से जितने भी जो लैंग्वेज इंग्लिश का जो पोर्शन दिया है आप उससे जो ऐसे प्रश्न हैं उनको आप अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, तो उसमें से बहुत सारे रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश से ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप लोग अगर रूल्स अच्छे से पता है तो आप कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग अ सफिक्स इन। तो इसमें किसमें जो है सफिक्स इन का यूज़ होगा? तो बॉक्स में, टैक्स में, मैच में या ऑक्स में। तो इसमें जब देखेंगे तो ऐड करके ऑक्स में अगर सफिक्स यूज करेंगे तो आ जाएगा ऑक्शन, बॉक्स में करेंगे तो हो जाएगा बॉक्सेस, या फिर टैक्सेस या मैक्सेस। तो इसमें जो दिया है सफिक्स मीन्स लेटर विच यूज आफ्टर वर्ड, प्रीफिक्स मीन्स लेटर विच यूज आफ्टर बिफोर। नहीं, सफिक्स का मतलब होता है जब किसी लेटर के बाद जो हम किसी शब्द के बाद जो लेटर जोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं सफिक्स, और प्रीफिक्स बोलते हैं जब किसी वर्ड के यानी किसी शब्द के पहले हम कोई लेटर ऐड करते हैं। तो इसमें जो पूछ रहा है कि एडिंग अ सफिक्स इन, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा डी, यानी ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। सफिक्स पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तो 76 नंबर है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो करेक्ट प्रोनाउन इन ऑप्शन में से चूज करना है, कौन सा होगा? कि दिस ड्रेस इज एंड दैट वन इज माइन, कि यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट क्या हो जाएगा? आवर बुक या योर्स, योर या योर बुक। तो करेक्ट जो है प्रोनाउन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो योर्स हो जाएगा। दिस ड्रेस इज योर्स आई, और दैट वन इज माइन, और उनमें से एक मेरी है। तो कह रहा है कि योर्स जो है यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन है। कौन सा है? योर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो दिया है इसमें पैसिव दिया है, ये चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ये फॉलोइंग ये दिया है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इसको पैसिव वॉइस क्या बनेगा? तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा क्या बनेगा? कि हैज़, हैव का हो जाएगा हैज़। ये दिस क्वेश्चन का दिस क्वेश्चन है। फिर जब हम ये चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे, तो हो जाएगा बीन आस्क्ड बाय दी गर्ल्स, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये जो है पूरा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय दी गर्ल्स। और रूल क्या है इसका? एक्टिव पैसिव, एक्टिव या पैसिव इसमें प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब की है, टेंस चेंज इन दी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जो ये प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, और जब चेंज होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। और सो क्या हो जाएगा? इसमें हैव का क्या कर दिया गया? हैज़ बीन कर दिया गया है। और तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 78 एंड 79। तो इसमें जो दिया है तो आप लोग इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे। हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पैसेज से, तो दिया है कि विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर।
विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर, गंगापुर में किस प्रकार का नाउन है, किस प्रकार का नाउन है, तो गंगा में प्रॉपर नाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करते हैं, नाम लेकर बात करते हैं, या इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, तब वो क्या होता है, पर्सन हो, प्लेस हो, या कोई थिंग्स हो, तब वहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। देखो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन दी है कि आ नेम यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन स्पेल्ड विद एन इनिशियल कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल क्या हो जाए, राम, गंगा, लखनऊ एक्सेट्रा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी प्रॉपर नाउन, गंगापुर जो है प्रॉपर नाउन है। ऑप्शन नंबर डी प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड, यानी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किसमें, ब्रेव में। ब्रेव में कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी बहादुरी दिया है। बहादुरी क्या है, एक विशेषता बताई जा रही है। विशेषता क्या होती है, विशेषता यानी कि विशेषण, विशेषता, तो उसको इंग्लिश में जब बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव विशेषण होता है। तो यहाँ बहादुरी है तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसका मतलब होता है बहादुर। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन दी है कि एडजेक्टिव्स आर वन ऑफ द इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन, यानी एक नाउन के बारे में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के बताता है, उसकी विशेषता बताते हैं। तो कह रहा है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है कि दिया है कि विच क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसमें कह रहा है पदार्थवाचक, काऊ पदार्थ नहीं है, गोल्ड, एयर और क्लास। तो इसमें जो पदार्थ पूछ रहा है, क्लास ये भी नहीं है, और एयर क्या है, हवा है। तो इसमें पूछ रहा है कि पदार्थवाचक संज्ञा कौन सी है, तो गोल्ड, यानी कि जितने भी पदार्थ हो, मटेरियल होंगे, मेटल होंगे, तो वो सभी क्या होते हैं, पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो दिया है कि मटेरियल नाउन अ काइंड ऑफ नाउन दैट रिफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड सच आ सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड एंड प्लास्टिक। इन सभी चीज़ों से जो वस्तुएं बनी होती हैं वो सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी गोल्ड ये राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो गोल्ड है वो एक मटेरियल नाउन है। इसके बाद अगला वो देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो भाव या जिसमें गुण का बोध होता है। तो कह रहे हैं कि ऑप्शन देते हैं, कनेक्शन, बॉय, वुमेन या प्लो। तो इसमें जो है बॉय ये तो कॉमन नाउन हो गया, वुमेन ये भी कॉमन नाउन हो गया, प्लो ये भी ये कॉमन नाउन हो गया। और इसके बाद जो है कनेक्शन जो दिया है, कनेक्शन मतलब ये क्या होता है, लगाव, किसी से लगाव होता है, वो कनेक्शन होता है, संबंध जिसे जुड़ाव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हो जाएगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें कौन होगा, कनेक्शन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है कि आ काइंड ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू एन आइडिया और अ जनरल क्वालिटी नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसे हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे हम महसूस कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को उसे हम ना तो फिजिकली हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कह रहा है हिंदी में जिससे किसी भाषा या सामान्य गुण का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। बहुत अच्छे से दोस्तों इसको जो है आपके लिए बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है, तो आप इसको अंत तक देखना। आगे बढ़ते हैं कि दिया है कि विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। विच काइंड ऑफ नाउन एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी है किस प्रकार का नाउन है। तो एडवर्सिटी मतलब होता है कठिनाई या विपत्ति, यानी कि कोई प्रॉब्लम्स, समस्याएं। तो ये क्या होता है, ये एक ये जो कठिनाई है, विपत्ति है, समस्या, ये क्या एक इमोशंस है, भाव व्यक्त कर रहा है। तो स्वाभाविक है ना तो कॉमन नाउन होगा, ना प्रॉपर नाउन होगा, ना करेक्टिव नाउन होगा। तो इसमें बचा क्या हमारा, वो बचा हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो एडवर्सिटी जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अगर आगे दिया है फॉर मोर डिटेल सी क्वेश्चन नंबर 21। तो अगर आप ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो इसकी PDF हम आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन दी सेंटेंस। आगे कह रहे हैं कि ही इज़ वर्किंग हार्ड। तो कि विच पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड वर्क हार्ड। तो वर्ड हार्ड जो है कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इस सेंटेंस में ही इज वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम कर रहा है। तो इसमें जो है हार्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडवर्ब है,
या कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है या नाउन है। तो इसमें ना तो ये कंजंक्शन है और ना ही नाउन है और प्रीपोजिशन भी नहीं है। तो क्या बचा? तो बचा हमारा एडवर्ब, ये क्रिया विशेषण बचा हमारा। तो आप हार्ड का मतलब होता है कठिन या मेहनत पूर्वक, तो एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। इसको डिफिनेशन दिया है कि अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन के पहले यूज हो, वर्ब के पहले हो, अ फ्रेज और अनदर वर्ब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री। तो ये जो दिया है ये एडवर्ब होगा और एडवर्ब के बारे में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इसको जो है अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ कंजंक्शन। इस सेंटेंस में कौन सा जो है एक कंजंक्शन है? तो ऑप्शन जो दिए हैं कि सी इज़ ऑफली बिजी, आई एम नो बडी फॉर यू, सी इज़ पुअर बट सी इज़ बाई नेचर हॉस्पिटेबल, माई ग्रैंड फादर इज़ नॉट वेल। तो इसमें किस सेंटेंस में कंजंक्शन लगा है? तो वो यहाँ लगा है ऑप्शन नंबर सी में, क्या लगा है? बट लगा है। तो दिया है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, क्योंकि बट इज यूज्ड इन सेंटेंस एज कंजंक्शन, कंजंक्शन को एज बट को एज अ कंजंक्शन इस सेंटेंस में यूज किया गया है। तो कंजंक्शन होता क्या है कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस, जो अन्य सेंटेंस को या शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर बट कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा जो है सेंटेंस होगा? इसमें से कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? तो आज देखते हैं, आई शैल गो टू जौनपुर टुमारो। तो शैल विल होता है, वो होता है परफेक्ट में, ये नहीं है, ये फ्यूचर में होता है। और सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इजेमार होता है, वो हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अगला है कि योर सिस्टर विजिटेड यस्टरडे, ये आपका जो है पास्ट इंडिफिनिट दिया है। और उसके बाद दिया है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो अब बचा क्या? ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो अब बचा हमारा क्या? लास्ट में डी नंबर, यानी आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसस्पेल्ट वर्ड, यानी कि इसमें जो है मिसस्पेल्ट वर्ड कौन सा है? मिसस्पेल्ट वर्ड कौन सा है? तो ये जो है आपको ढूंढना है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था 86 था। तो मिसस्पेल्ट वर्ड जो है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया था वो करेक्ट था। क्या हो जाएगा? डेरोगेटरी, यानी कि इसका मतलब होता है अपमानजनक, और डेसिकेशन होता है निर्जलीकरण प्रक्रिया, और डिसेंडेंट होता है वंशज या संतान, और डर्मेटिस्ट होता है त्वचा की सूजन। तो ये इसका अर्थ दिए हैं, आप अच्छे से इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि दिया है 87 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब दो टाइप्स की होती हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। तो जिनके साथ जो है सब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होती हैं, जिनके साथ सब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होती हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सी है। सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, तो ना ये भी नहीं है। ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, ये भी नहीं है। तो सी राइट्स वेल, और आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट। तो कह रहा है कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट। तो कह रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है कि अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स वन और मोर ऑब्जेक्ट। तो जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे जो है कर्म होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वो क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो आ स्नैक इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो इसमें स्नैक जो है एक ऑब्जेक्ट दिया है इस सेंटेंस में, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव दो वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होती हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इज निगेटिव। इनमें से कौन सा निगेटिव सेंटेंस है? तो आइए देखते हैं। आई कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, तो ये निगेटिव नहीं है। यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम, तो ये भी निगेटिव नहीं है। और ही डज नॉट लिसन टू मी, और दे आर वेरी जेंटल पीपल, ना तो बचा हमारा ना तो ये तीनों है। इसके बाद बचा क्या हमारा? यहाँ डज नॉट लगा है, डू नॉट डज नॉट होता है। तो यहाँ पर क्या है?
तो ये ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। क्यों निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इफ़ नॉट या नेवर कम्स इन अ सेंटेंस देन सेंटेंस इज निगेटिव सेंटेंस। यदि नॉट या नेवर कभी भी किसी भी सेंटेंस में आता है तो वो सेंटेंस हो जाता है निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज एक्सक्लामेटरी। तो इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो आपको जब देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट डू यू नो अबाउट एंशियंट इंडिया, विच इज़ योर फेवरेट बुक और हिज क्रुएल्टी न्यू नो बाउंड्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो ये जो है ऑप्शन करेक्ट है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस डील विद एक्सक्लामेशन as स्टेटमेंट दैट कन्वेज एक्साइटमेंट और इमोशनल अब्रप्टली। तो ये ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पॉइंट आउट करना है। तो देखते हैं कि दे आर वेरी वाइज पीपल, नो ये नहीं होगा। फिर है यू नो मी वेल, ये भी नहीं होगा। सी डज नॉट, ये तो नेगेटिव है। और वन हु डज नॉट लाइव वंस कंट्री इज अ रिच्ड पर्सन। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया है ये इसका करेक्ट है। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं दिस टाइप ऑफ सेंटेंस हैज़ टू और मोर सेंटेंस, जिसमें टू और मोर सेंटेंस होते हैं कंबाइंड वन टू अनदर, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इट आल्सो हैज़ टू और मोर ट्रांजिटिव वर्ब, दो और दो से अधिक ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं इस प्रकार के सेंटेंस में, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो ये जो है आपका जो है भाग जो था हिंदी का वो हमने कवर कर लिया है। इसके बाद आपकी जो संस्कृत वैकल्पिक भाषा है वो है, तो हम अगले भाग में देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी इसको अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ, इसके फ़ायदा ले पाएँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।